हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रीजनिंग अनलॉक्ड। मेरा नाम है राहुल मौर्या और आज की क्लास में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है ब्लड रिलेशन। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा एक बात कि हमारे देश में जितने भी एंट्रेंसेस होते हैं, जितने चाहे वो आफ्टर 12th बेस्ड हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन बेस्ड हैं, आप देखिएगा मोर देन 95% एंट्रेंसेस में रीजनिंग की सेक्शन डेफिनेटली आती है। और बच्चों, कोई भी ऐसा एंट्रेंस नहीं है जिसमें रीजनिंग की सेक्शन आपको मिले और उसमें ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन ना मिले। सो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट तो है ही एवरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसके अलावा ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और मेरे वन ऑफ फेवरेट में से एक है। इसको पढ़ाने में भी बहुत मज़ा आता है और बच्चों से फीडबैक मिला है कि सर पढ़ने में भी बहुत मज़ा आता है। देखो, कहने को ये जनरल इंटेलिजेंस एंड एबिलिटी का पार्ट है, बट इसमें स्टिल बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सीखने मिलेंगी आज की क्लास में, या फिर आप कह लीजिए इस पूरे वीडियो में। ये थोड़ा सा लेंथी चैप्टर होने वाला है क्योंकि मैं एवरीथिंग डिटेल में पढ़ाऊंगा, हर वेराइटी कवर करूंगा। कुछ वेराइटीज़ होती हैं इसकी जो आपके बैंकिंग में आती हैं, कुछ वेराइटीज़ एसएससी में आती हैं, कुछ रेलवे में आती हैं। सो हम वन बाय वन करके ईच एंड एवरीथिंग कवर करेंगे। सो मिनिमम ये 3 पार्ट्स में होने वाला है, कम से कम 3 पार्ट क्लासेस तो रहेंगी ही इसकी। हो सकता है 4 में हो जाए, बट मिनिमम 3 तो पक्का ही चलेगी। सो एक काम करते हैं, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं फटाफट से आज की क्लास ब्लड रिलेशन। सबसे पहले हम फटाफट से इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। देखो बच्चों, क्या होता है इसमें टोटल हम इसे 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। पार्ट्स तो क्लासेस में होंगे ही होंगे और यहाँ पे भी 3 सेक्शंस में मैंने इसको डिवाइड किया है। सबसे पहले जो सेक्शन है जिसको हम कह लेते हैं, सबसे पहले सेक्शन इसको हम कहते हैं फैमिली ट्री, परिवार वृक्ष, फैमिली ट्री बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, ब्लड रिलेशन को आप खूनी रिश्ते मत कहिएगा, खून के रिश्ते नाम से कहिएगा हिंदी में। और फैमिली ट्री जो है ये आपका सबसे पहला कंसेप्ट है। मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि जैसे कभी भी किसी बिल्डर से हम कहते हैं कि 50 फ्लोर्स की बिल्डिंग बना के दो जो बहुत ज़्यादा ही मजबूत होनी चाहिए, भूकंप प्रूफ होनी चाहिए, तो सबसे पहले बिल्डर उसकी कौन सी चीज़ स्ट्रॉन्ग करेगा? उसकी नींव को स्ट्रॉन्ग करेगा, उसका बेस बहुत मजबूत बनाएगा। तो वैसे ही बच्चों, यहाँ पर नहीं पड़ता उसका कौन सा क्वेश्चन आ रहा है ब्लड रिलेशन का, किस टाइप का आ रहा है। सपोज बच्चों की डिमांड है कि सर हमारे एग्जाम में ब्लड रिलेशन की बहुत ज़्यादा वेटेज है, तो हमें बहुत अच्छे से इस पे कमांड कराइए। तो मैं सबसे पहले उनको फैमिली ट्री स्ट्रक्चर बनाने का जो कंसेप्ट है इस पे बहुत अच्छे से कमांड कराऊंगा। मैं आपको सबको बता दूं कि अगर आपको फैमिली ट्री लॉजिकली बहुत अच्छे से बनाना आता है, जो भी स्टेटमेंट्स दी जाती हैं उनको ट्री की फॉर्म में अगर आपको कन्वर्ट करना आता है, तो इस दुनिया में ऐसा कोई क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का जो आपसे ना हो। ये हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, टफ है, तो टाइम ले जाए, बट वो सॉल्व तो डेफिनेटली होगा ही होगा। सो इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, काफ़ी डिटेल में आपको सिखाऊंगा बढ़िया ढंग से। उसके बाद हम शुरू करेंगे इसका सेकेंड पार्ट जिसको हम कहते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं हिंदी में कह लीजिए कथन निर्भर प्रश्न, ये एक टाइप से शुरू होते हैं। जैसे ये 2 वर्ड से शुरू होते हैं, या तो इंट्रोड्यूसिंग वर्ड से या फिर पॉइंटिंग वर्ड से। एक चित्र की ओर इशारा करते हुए अनुज ने कहा, या फिर गरिमा का परिचय कराते हुए तरुण ने कहा। पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ फोटोग्राफ, पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ मैन, या फिर इंट्रोड्यूसिंग अ वुमेन, राजेश सेड। इस तरीके से इनकी लैंग्वेज होती है। जब इस पे पहुंचेंगे तभी सीखेंगे अच्छे ढंग से। और जो थर्ड टाइप है या थर्ड सेक्शन कह लीजिए, उसको हम कहते हैं कोडेड रिलेशनशिप। कोडेड रिलेशनशिप। मैं बताना चाहूँगा बच्चों, कई बुक्स हैं जो क्या करती हैं, टॉपिक लिखती हैं ब्लड रिलेशन और उसके बाद जस्ट अगला टॉपिक लिखती हैं कोडेड रिलेशनशिप्स। कोडेड रिलेशनशिप है तो ब्लड रिलेशन का ही पार्ट, बट ये इतना ज़्यादा डिफरेंट या इतनी अलग वैरायटी है ब्लड रिलेशन की कि मैक्सिमम बुक्स ने अब इसको सेपरेट चैप्टर ही बना दिया है। ये जो है ये आपको बैंकिंग में आता है और डेफिनेटली आपको इसके 3 या 4 क्वेश्चन देखने मिल जाएंगे। आप कोई भी बैंक का एग्जाम दो, उसका जो मेंस का पेपर होगा उसमें पक्का आपको इसके क्वेश्चन मिलेंगे। और कभी कभार 1-2 क्वेश्चन इसके आ जाते हैं एसएससी के एग्जाम्स में भी और रेलवे के एग्जाम्स में भी। सो इसको भी पढ़ेंगे हम बिल्कुल एज ए डिफरेंट सेक्शन। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे, बहुत अच्छी कमांड करेंगे। उसके बाद हम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर हम पढ़ेंगे कोडेड रिलेशनशिप। सो आगे बढ़ते हैं अब हम। सबसे पहले मैं आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप उनको अपने मन में करके देखिएगा। अगर वो क्वेश्चन आपसे फटाफट हो जाते हैं तो इट मीन्स ये चैप्टर आप एंजॉय करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसे पढ़ने में। सबसे पहला क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से और मन में ट्राई कीजिएगा करने की। मेरी वर्डिंग्स पे ध्यान दो। मैंने कहा कि जो मेरी मम्मी है, ठीक है, मेरी मम्मी के जो ससुर जी हैं, ध्यान से सुनिएगा, मेरी मम्मी के जो ससुर जी हैं उनके दामाद मेरे क्या लगेंगे।
मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो मेरी मदर हैं उनके जो फादर इन लॉ हैं, उनके फादर इन लॉ के जो सन इन लॉ हैं वो मेरे क्या लगेंगे? सोच लीजिए। आंसर है बुआ के हस्बैंड, दैट इज फूफा। ठीक है। मम्मी के ससुर जी कौन होते हैं? मम्मी के ससुर जी होते हैं मेरे दादाजी। मेरे दादाजी के जो दामाद हैं वो उनकी पुत्री यानी कि मेरी बुआ के पति ही तो होंगे, तो इसका आंसर है फूफा जी। ठीक है। हम बाद में करेंगे पैटर्नल अंकल कौन से, मैटरनल अंकल कौन से, फिलहाल सिर्फ हिंदी में सुनिए, फूफा जी था। अगला क्वेश्चन सुनो। अगला क्वेश्चन है कि मेरे मामा जी के जो पापा हैं, ध्यान से सुनो, मेरे मामा जी के जो पापा हैं उनकी इकलौती पुत्री का पुत्र कौन है? मेरे मामा जी के जो पापा हैं उनकी इकलौती पुत्री का पुत्र कौन है? अब देखो, मेरे मामा जी के पापा जी नाना हैं, नाना जी की इकलौती पुत्री, नाना जी की इकलौती पुत्री मेरी मम्मी होंगी और मेरी मम्मी का पुत्र मेरा भाई हो सकता है, मैं खुद भी हो सकता हूँ। अगर आपको इन दो क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं है तो आपको ये चैप्टर पढ़ने में भी दिक्कत नहीं आएगी। किन बच्चों को दिक्कत आती है? वैसे बहुत कम हैं ऐसे बच्चे जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, बट कुछ एक हैं। जैसे सपोज़ मैंने किसी से पूछा कि मेरी मम्मी के पति मेरे क्या लगे, और अगर उनको बहुत दिक्कत आ गई, ऐसे ऐसे बाल खुजाने लगे, ठीक है, सो उनके लिए चैप्टर बहुत दिक्कत दे देता है। आई होप आप लोगों के साथ ऐसा नहीं होगा। सो देखो हम आगे बढ़ते हैं। सो आगे देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे सवाल सिर्फ वही पूछे जाएंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में एग्जिस्ट करते हों। हिंदी भाषा में बहुत सारे रिलेशन हैं, सब कुछ बताऊँ तो 150 से भी ऊपर रिश्ते हैं हिंदी भाषा में, पर इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर टोटल 17 से 18 ही रिलेशंस एग्जिस्ट करते हैं। सो मैक्सिमम पेपर, मैक्सिमम क्या, ऑलमोस्ट ऑल एग्जाम्स बाइलिंगुअल होते हैं, इसलिए वो सिर्फ वही सवाल पूछेंगे जिन्हें दोनों भाषाओं में लिखना संभव हो। फॉर एग्जाम्पल, लिख के नहीं बताता, सिर्फ सुन लीजिए, बहुत शॉर्ट में लिखता हूं, चलो ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने एक सवाल पूछा, उस सवाल का ऐसा था कुछ टाइप कि जो अमन है, उसमें फाइनली आंसर ये आ रहा था कि जो अमन है उसका रिश्ता बताना था अमन की वाइफ की जो सिस्टर है और इनके जो हस्बैंड हैं तरुण, उनके साथ। ठीक है, पूरा एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन था। उस क्वेश्चन के बाद फाइनली क्या बन रहा था कि अमन की वाइफ है, अमन की वाइफ की जो सिस्टर है यानी कि इसकी साली, उनके जो हस्बैंड है उनके साथ अमन का रिश्ता बताना था। मैं बताना चाहूँगा, हिंदी में एक रिश्ता एग्जिस्ट करता है जिसको कहते हैं साड़ू। ठीक है, साड़ू भाई बोल देते हैं, साड़ू कह देते हैं। वैसे ही यहाँ पर एक और रिश्ता एग्जिस्ट करता है जो साला होता है, वाइफ का भाई जो साला होता है, उसकी वाइफ, सल्ज बोलते हैं उसे, कोई सलज बोलता है, कोई सल्ज बोलता है, इस टाइप से कुछ रिलेशन होता है। सो ये जो दोनों रिश्ते हैं ना, ये सिर्फ हिंदी भाषा में एग्जिस्ट करते हैं। सो इसलिए ये सवाल नहीं पूछा जा सकता हमारे एग्जाम में, क्योंकि सल्ज या फिर यहाँ पे जो साड़ू रिश्ता आया है इसकी इंग्लिश वर्जन एग्जिस्ट नहीं करती। सन इन लॉ जब वो कहते हैं या जब ब्रदर इन लॉ कहते हैं तो ब्रदर इन लॉ में सिर्फ और सिर्फ 3 ही रिश्ते डिफाइन होते हैं। जैसे मैं हूँ तो जो मेरा साला है वो भी मेरा ब्रदर इन लॉ कहलाएगा, जो मेरे जीजा हैं वो भी मेरे ब्रदर इन लॉ कहलाएंगे, और उसके अलावा कोई लड़की है तो उस लड़की के जो जीजा होंगे वो उसके ब्रदर इन लॉ कहलाएंगे, और जो उसके देवर होंगे वो उसके ब्रदर इन लॉ कहलाएंगे। सो टोटल एक देवर रिश्ता हो गया, एक जीजा हो गया और एक साला हो गया। साड़ू के लिए तो कुछ बचा ही नहीं। चलो ये तो फिर भी थोड़े दूर की बात है, साड़ू सल्ज कई लोगों को नहीं पता। बहुत सिंपल सा रिश्ता बताता हूँ। मेरी पेरेंट्स और मेरी वाइफ के पेरेंट्स आपस में जनरली हम कहते हैं समधी। ठीक है, बट ये जो समधी रिश्ता है ना, अगेन ये सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में एग्जिस्ट करता है। मैं आपको बता दूं, जनरली लोग बोलते हैं कि हमारे इन लॉज हैं। इन लॉ का मतलब क्या होता है हिंदी में? इन लॉ का मतलब हिंदी में है ये मेरे कानूनी हैं। अब आप बताओ कानूनी क्या है? वो ना वो कानूनी भाई है, ना वो कानूनी मम्मी है, ना वो कानूनी पुत्र हैं, कुछ भी तो नहीं है। टोटल इस दुनिया में कानूनी सिर्फ 6 ही रिश्ते हैं बच्चों। या तो मदर इन लॉ जिसे हिंदी में कहते हैं सास, फादर इन लॉ जिसे हिंदी में कहते हैं ससुर जी, सिस्टर इन लॉ, इसकी हिंदी बताता हूँ, ब्रदर इन लॉ, सन इन लॉ जिसे कहते हैं दामाद, पुत्री का पति, और डॉटर इन लॉ जिसे कहते हैं पुत्र वधू, बेटे की पत्नी। सो ये एक ही रिश्ता है दामाद, ये एक ही रिश्ता है, इसका एक ही मतलब है पुत्र वधू, इसका एक ही मतलब है सासू माँ, इसका एक ही मतलब है ससुर जी। ये जो सिस्टर इन लॉ हैं इसमें 3 रिश्ते कवर होते हैं, साली भाभी और लड़कियों के लिए ननद। ब्रदर इन लॉ में भी 3 रिश्ते कवर होते हैं, जीजा, साला और लड़कियों के लिए उनके देवर भी। ठीक है, सो यहाँ पे 3 रिश्ते कवर हुए। पर आप मुझे बताओ
क्या समधी का कोई भी यहाँ पे फिट बैठ रहा है? समधी के लिए कोई भी इंग्लिश ट्रांसलेशन फिट बैठ रही है? मैं आपको गारंटी देता हूँ, यू हैव माई वर्ड्स, लाइफ में कभी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता कि जिस पे पूछा ये उसका क्या लगता है, उत्तर था समधी और आपको इंग्लिश में कुछ लिखा मिला। बच्चों, इनडायरेक्टली रिश्ते कभी नहीं लिखे मिलते। कभी भी कोई सवाल पूछा गया जिसका आंसर है सपोज मदर, ठीक है, ए का बी से क्या रिश्ता है और सपोज आंसर है मदर, तो ऑलवेज ना आपको ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे। सिस्टर मिलेगा, सिस्टर हो गया, डॉटर हो गया, आंट हो गया और एक ऑप्शन हो गया मदर, ठीक है। ऐसे ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। वाइफ ऑफ माई ब्रदर्स फादर, ये बात समझ में आ रही है? वाइफ ऑफ माई ब्रदर्स फादर, मेरे भाई के पिता की पत्नी, ये ऑप्शन में लिख दिया। ऐसा नहीं होता, एक ही उत्तर मिलेगा। उन्हें क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट करना होगा तो वो क्वेश्चन को टफ करेंगे, ऑप्शंस इनडायरेक्टली नहीं लिखे जाते। सपोज आप किसी छोटे बच्चे का एग्जाम ले रहे हैं, ऑब्जेक्टिव एग्जाम, आपने उससे पूछा कि इसका आंसर क्या है, 5 + 5 + 15, आपने एक ऑप्शन लिखा है 24, एक ऑप्शन लिखा है 20, एक ऑप्शन लिखा है 29 और एक ऑप्शन आपने लिखा 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर। बच्चों ऐसा नहीं करोगे ना उसके साथ, कहीं गलती से स्क्वायर का मतलब ही नहीं पता उसे, तो क्या करोगे इस केस में? इसमें ऐसा नहीं होगा। क्या लिखा मिलेगा? 25। ये बात समझ में आई? अगर ये बात समझ में आई तो ये भी समझ में आएगा। इसलिए समधी नहीं लिखा मिल सकता। अगर किसी के दिमाग में है कि इनडायरेक्टली लिख दिया कि फादर ऑफ हिज वाइफ, ऐसा नहीं होगा कभी भी। इसलिए मैं आपको बताता हूं कि आपको कौन से रिश्ते याद रखने हैं। वैसे कभी भी ब्लड रिलेशन ना आप रिश्तों के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे कि ये रिश्ता था, ये मेरा ये लगता था, ये मामा लगता थे, फूफा लगता था, ये ताऊ जी लगते थे। वैसे ताऊ जी तो चलो सिलेबस पे नहीं है, उस पर भी मैं आता हूँ थोड़ी सी देर में। बट आपको कभी भी रिलेशन याद नहीं रखने हैं। जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्वेश्चन में जितने भी रिलेशन की जरूरत होगी वो डेफिनेटली आपके दिमाग में ऑलवेज अवेलेबल होंगे। आई नो यहाँ पे मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ, बट स्टिल इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप सुन रहे हैं तो सब कुछ समझ में आ रहा होगा। जब मैं पढ़ाऊंगा तब मैं स्लो बोलूंगा, ठीक है। सो देखिए कौन कौन से रिश्ते आपको ब्रेन में जनरली आप रख सकते हो या जो ऑलरेडी आपके ब्रेन में है। सुनिएगा, जैसे मम्मी की तरफ के आप सिर्फ 6 रिश्ते ध्यान रखिए। मम्मी के जो पेरेंट्स हैं वो नाना नानी हैं। मम्मी के जो भाई बहन हैं वो मामा और मौसी हैं। तो मामा की जो वाइफ है वो मामी हो गई और मौसी के जो पति हो गए वो मौसा जी हो गए। सिर्फ 6 रिश्ते हैं। वैसे पापा की तरफ के भी सिर्फ 6 रिश्ते याद रखो। मेरे पापा के जो पेरेंट्स हैं वो मेरे दादा दादी हो गए। पापा के भाई बहन मेरे चाचा और बुआ हो गए। चाचा जी की वाइफ चाची और बुआ के हस्बैंड फूफा। बच्चों ताऊ जी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो नहीं है। जैसे कि मेरी मम्मी के बड़े भाई छोटे भाई दोनों मामा होते हैं, वैसे ही यहाँ पे जनरली जो पापा के भाई होते हैं उनके लिए एक ही शब्द यूज़ किया जाता है, चाचा जी। वाइफ की तरफ के देखो रिश्ते, सिर्फ 4 रिश्ते याद रखने हैं। सपोज मेरी कोई वाइफ है तो अगर उसके जो पेरेंट्स हैं वो मेरे सास ससुर लगेंगे और उसके जो भाई बहन होंगे वो मेरे साला साली लगेंगे। वैसे ही किसी लड़की के लिए उसके हस्बैंड के जो पेरेंट्स हैं वो उसके सास ससुर और उसके भाई बहन उसके देवर और ननद, ठीक है। इन रिश्तों को मैं फटाफट से इंग्लिश में रिप्रेजेंट करके दिखा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना है। देखो जिस समय जो भी इंग्लिश पर्सन्स थे जब वो ब्लड रिलेशन बना रहे थे तो पहली बात तो वो आलसी थे। उन्होंने जो भी लगा कि इसकी रिक्वायरमेंट है, उन्हें पता था कि जो मेरी वाइफ है उसकी जो बहन है उससे मेरा रिश्ता है, साली तो सिस्टर इन लॉ बोल दिया, उसके पति से मेरा क्या लेना देना, तो रिश्ता बनाया ही नहीं। तो जिसकी भी उन्हें रिक्वायरमेंट लगी उसके रिश्ते बनाए और जिसकी नहीं लगी उसके रिश्ते नहीं बनाए, ठीक है। तो देखो जब उन्हें पर एक चीज़ में कन्फ्यूजन हुई कि जो मेरे दादाजी हैं वो भी मेरे ग्रैंडफादर हैं और जो मेरे नाना जी हैं वो भी मेरे ग्रैंडफादर हैं। सो दे हैव इंट्रोड्यूस्ड 2 वर्ड्स टू डिस्टिंग्विश दैट हु इज़ फ्रॉम अवर मदर साइड एंड हु इज़ फ्रॉम अवर फादर साइड। सो उन्होंने कहा कि आज के बाद हम क्या करेंगे, पैटर्नल वर्ड का यूज़ करेंगे पापा की तरफ के रिश्तेदारों की जांच करने के लिए, मैटरनल वर्ड का यूज़ करोगे मम्मी की तरफ के रिश्तेदार के लिए, और वाइफ की तरफ के जितने भी रिश्ते होंगे उन सब के पीछे कानूनी लगा दोगे और अपने साथ जोड़ दोगे, ठीक है। जो मैंने हिंदी में रिश्ते बताए थे पापा की तरफ के वो सुन लो। सपोज एक लड़का है रोहित, ठीक है, ये है रोहित के फादर। तो जो रोहित के फादर के मॉम डैड हैं वो हो गए पैटर्नल ग्रैंडफादर, पैटर्नल ग्रैंड मदर। दुनिया में जीएफ का मतलब सिर्फ गर्लफ्रेंड नहीं होता, ठीक है, ग्रैंडफादर भी होता है। अब ये जो फादर हैं इनके साथ इनका जो भी रिलेशन है, चाहे वो भाई का है चाहे वो बहन का है, जो भी रिलेशन मेल के साथ है वो हो जाएगा पैटर्नल अंकल, और जो भी रिश्ता फीमेल के साथ है वो हो जाएगा पैटर्नल आंट। तो बच्चों मेरे चाचा जी
और मेरे फूफा जी दोनों पैटर्नल अंकल हैं, मेरी चाची और बुआ दोनों पैटर्नल आंट हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई लड़की है सपोज रिया, ये हैं उनकी मदर, तो जो मदर के पेरेंट्स हैं वो गए मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंड मदर, नाना नानी। मदर का कोई भी रिश्तेदार अगर मेल है तो वो हो गए हमारे मैटरनल अंकल, और कोई रिश्तेदार फीमेल है तो वो हो गई मैटरनल आंट। अगर आप मैटरनल का मतलब देखोगे ना डिक्शनरी में तो आपको लिखा मिलेगा रिलेटेड टू मदर। ठीक है, तो देखो हमारे जो मामा जी हैं वो भी हमारे मैटरनल अंकल हैं, और हमारे जो मौसा जी हैं वो भी मैटरनल अंकल हैं। वैसे ही मौसी और हमारी मामी दोनों मैटरनल आंट हैं। हस्बैंड वाइफ के रिश्ते बहुत ही आसान हैं इंग्लिश में, बहुत ज़्यादा आसान। इनमें से किसी भी एक जन के मदर या फादर, इनमें से किसी भी एक जन के मदर या फादर दूसरे के मदर फादर इन लॉ, इनमें से किसी भी एक जन का ब्रदर सिस्टर दूसरे का ब्रदर सिस्टर इन लॉ। खुद का जो भी रिश्ता है ना उसके पीछे इन लॉ लगा दो। मेरी वाइफ के भाई उनके ब्रदर तो मेरे ब्रदर इन लॉ, उसके मम्मी पापा उनके मदर फादर तो मेरे मदर फादर इन लॉ। बट हाँ, दैट डजंट मीन उसका कज़न तो मेरा कज़न इन लॉ। ठीक है, सिर्फ इन लॉ 6 हैं जो मैं बता चुका हूँ। सो फटाफट आगे बढ़ते हैं हम। सो आगे देखिए फैमिली ट्री कैसे बनता है, कौन सी लाइन्स यूज़ होती है, उससे पहले जल्दी से एक दो बातें और बता दूं इंपॉर्टेंट। देखो बच्चों, मैं ऐसा ज़रूर कर सकता हूं कि 3 पार्ट्स में ना पढ़ा के 4 वीडियोस में कंप्लीट कराऊं ब्लड रिलेशन, हो सकता है 5 में कंप्लीट कराऊं, बट ना मैं कुछ क्रंची नहीं मारना चाहता। मैं नहीं चाहता कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं मिस कर दूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे फटाफट से ख़त्म करना है। किसी चीज़ की जल्दी नहीं है। एक वक्त आएगा फ्यूचर में जब मेरे चैनल पर कम से कम 100 वीडियोज़ होंगे, 150 वीडियोज़ होंगे, और इस दुनिया में जो भी रीजनिंग एग्जिस्ट करती है वो सारी मेरे चैनल पर अवेलेबल होगी। सो इस रीज़न से मैं हर चीज़ डिटेल में पढ़ाना चाहता हूं, तो मैं चाहता हूं आप भी डिटेल में सीखिए ताकि कहीं भी आप वीक ना रह जाएं। सो देखो एक और चीज़, सबसे पहले डाउट आता है बच्चों के दिमाग में कि सर क्या नाम सुनकर जेंडर पता चलता है। सो बच्चों, डिपेंड करता है कौन सा एग्जाम दे रहे हो। जनरली वो क्या करते हैं, जब भी वो नाम का इस्तेमाल करते हैं, देखो कायदे से तो नहीं कर चलता नाम सुन के पता, बट स्टिल एग्जाम में वो क्या करते हैं सुनिएगा। देखो अब जैसे ना वो कभी भी शिवानी वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो इस केस में आप शिवानी को कंसीडर कर सकते हो लड़की। उसका रीज़न बताता हूं। सपोज शिवानी ने एक फ़ोटो की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस फोटो में एक आदमी है, उसके लिए कहा कि जो आदमी है ना, ही इज़ द ब्रदर ऑफ माई मदर। ठीक है, ये रही एक फ़ोटो। ठीक है, इस फोटो की तरफ शिवानी ने इशारा करते हुए कहा ही इज़ द ब्रदर ऑफ माई मदर, ये मेरी मम्मी के भाई हैं। तो ये तो पता चल गया, ही वर्ड भी लिखा था, भाई हैं तो डेफिनेटली मेल है। तो फोटो में जिसकी तरफ वो पॉइंट कर रही है वो है उसके मामा जी। ठीक है, पर सवाल पूछा गया कि हाउ इज शिवानी रिलेटेड टू द पर्सन इन द फोटोग्राफ। ठीक है, शिवानी का क्या रिश्ता है उस व्यक्ति से जो चित्र में शामिल है। अगर वो पूछते, ऑलवेज याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मिस्टेक मत करना। जिस भी इंसान का नाम, चाहे हिंदी में सवाल पूछूं चाहे इंग्लिश में सवाल पूछूं, जैसे वो ऐसे भी बोल सकते थे हु इज शिवानी टू पर्सन इन द फोटोग्राफ। ठीक है, या वो ऐसे भी बोल सकते थे व्हाट इज द रिलेशन ऑफ शिवानी, ये जल्दी से लिख रहा हूँ, टू द पर्सन इन द फोटोग्राफ। सो इनमें से वो कोई सी भी लैंग्वेज यूज़ करें, जिस पर्सन का नाम पहले आया है हमेशा उसके बारे में जानकारी देनी है कि वो खुद क्या लगता या लगती है। याद रखिएगा, सपोज़ मैं अपने डैडी के साथ कहीं मार्केट में जा रहा हूँ और सामने से मेरा कोई स्टूडेंट मिल गया, तो उसके सवाल पूछने के ऊपर डिपेंड करेगा कि मुझे आंसर क्या देना है। उसने पूछा, सुनिएगा, उसने पूछा कि सर आप इनके क्या लगते हैं, ये जो आपके साथ खड़े हैं आप इनके क्या लगते हैं। मैं कहूँगा मैं इनका पुत्र हूँ। अगर वो सवाल पूछता कि सर ये आपके क्या लगते हैं, तो मैं कहता ये मेरे पिताजी हैं। ठीक है, रिवर्स तो नहीं कर सकता ना, उल्टा आंसर तो नहीं दे सकता। मेरे दादाजी हैं पर मैं तो उनका पुत्र हूँ, तो मैं तो उनका पोता हूँ। सो जो यहाँ पे पूछा जाएगा उसके हिसाब से जवाब देना है। यहाँ पर पूछा गया है शिवानी का क्या रिश्ता है उस इंसान से जो चित्र में शामिल था। तो बच्चों, अगर सपोज मैं सोचता हूँ
कि शिवानी का जेंडर तो मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि नाम सुन के जेंडर पता चलते ही नहीं है। तो इस दुनिया में कभी भी दो तरफा क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाएंगे, क्योंकि जब भी वो ऑथर के बारे में पूछेंगे तो ऑलवेज एक ऑप्शन होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन और एक ऑप्शन होगा आइदर और वाला। कभी भी मैं एक फिक्स्ड आंसर तो इस प्लेनेट पे दे ही नहीं पाऊंगा ना। आप खुद सोचें, यहाँ पर इसका उत्तर है कि वो उसके मामा है, तो ये भांजी है, नीस है, ठीक है, तो कायदे से इसका आंसर नीस होना चाहिए। बट अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मैं नाम सुन के भी जेंडर डिसाइड ना करूँ या जेंडर को कंसीडर भी ना करूँ, तो ऑलवेज सिर्फ एक ही तरफा रिश्ता बन के रह जाएगा। जिसकी तरफ पॉइंट कर रहे हैं सिर्फ उसी के बारे में बताओ। ऑथर के बारे में कभी भी, जो नरेटर है क्वेश्चन का, उसके बारे में कभी पूछ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ऑलवेज आंसर या तो आइदर और होगा या कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा। सो इसमें क्या होता है, ऐसे केसेस में एसएससी के एग्जाम्स में खासकर वो क्या करते हैं, एक ही जेंडर के चारों ऑप्शन लिखते हैं। जैसे इस सवाल में वो इस तरह से ऑप्शंस देंगे, एक देंगे सिस्टर, एक देंगे मदर, एक देंगे डॉटर और एक देंगे नीस। अब आप यहाँ पे देखो, उन लोगों ने खुद शिवानी को फीमेल कंसीडर किया और उसके बाद उन्होंने जब ऑप्शंस देखे तो सारे के सारे फीमेल्स के थे। इस रीज़न से हमने नीस पे टिक कर दिया। कभी भी आपको यहाँ पे नाम मिलेगा ना, तो जनरली आपको ऑप्शंस एक ही जेंडर के मिलेंगे। और सपोज गलती से एक जेंडर के ऑप्शंस नहीं हैं, सिस्टर, ब्रदर, नेफ्यू, नीस मिक्स करके दिए हैं, तो हाँ, वैसे केस में फिर आप उसका जेंडर कंसीडर मत कीजिएगा, या तो फिर कैन नॉट बी डिटरमाइंड आंसर दीजिएगा या आइदर और वाला, आइदर नीस और नेफ्यू। पर लास्ट टाइम आई एम सेइंग दिस कि अगर वो चाहते हैं इसका जेंडर पता ना चले तो दे विल यूज़ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स ABCD पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ फोटोग्राफ A साइड। जैसे कि आप सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस देखें अपने बैंकिंग के एग्जाम्स में, या पजल के क्वेश्चन देखें, वो ऑलवेज ऐसे लिखते हैं ABCDEFGH आर 8 फ्रेंड्स सिटिंग अराउंड अ सर्कल, 4 ऑफ देम आर मेल्स, 4 ऑफ देम आर फीमेल्स। क्यों वो ऐसे नहीं लिखते कि नताशा, हिमानी, सुरेश, राजेश 4 दोस्त हैं, 2 मेल 2 फीमेल? वो जानते हैं कि हो सकता है कुछ बच्चे नताशा और शिवानी को मान लें लड़की, इस टाइप से, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक का सिनेरियो क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। सो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे ढंग से बेसिक समझ में आ गए होंगे, रिलेशंस कैसे होते हैं, कौन सी बातें ध्यान रखनी है, हर चीज़ वही पूछी जाएगी जिसे इंग्लिश में लिखा जा सकता है, और भी जो जनरल चीज़ें थी वो समझ में आ गई होंगी। सो फाइनली स्टार्ट करते हैं फैमिली ट्री। तो देखो, फैमिली ट्री में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। मैं लिख देता हूँ सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, ठीक है। कुछ ज़रूरी बातें जो आपको इससे रिलेटेड ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज़, ठीक है, आप मेरे स्टूडेंट हैं या फिर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे हिसाब से चलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपको बहुत हेल्प मिलेगी और सबसे इफेक्टिव आपको टॉपिक यहाँ पे ट्रिक्स मिलेंगे और शॉर्टकट्स मिलेंगे। देखो, सबसे पहले आज के बाद हमारे मेथड में जो भी मेल है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे प्लस से, और जो भी फीमेल्स हैं उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे माइनस से। MF का चक्कर ही नहीं रखेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ हमें ध्यान रखना है कि जो जनरेशन गैप है, जनरेशन गैप वो मैक्सिमम 3 हो सकता है, ठीक है, 1 2 3। कई बार रेयर केसेस में द ग्रेट ग्रैंडफादर, पर दादाजी, पर नाना जी के क्वेश्चन बहुत बहुत रेयर केसेस में सिर्फ कहने को मॉक टेस्ट वगैरह में मिल जाते हैं। जनरल एग्जाम्स में आजकल मैंने नहीं देखे पर दादाजी, पर नाना जी वाले क्वेश्चंस। सो याद रखिएगा, जनरेशन गैप 0 का मतलब है मैं और मेरी बराबरी के सब लोग। जैसे मैं हो गया, मेरे सारे कज़न्स हो गए, उसके अलावा मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी भाभी, मेरे जितनी भी हैं, ठीक है, साला साली, ये सारे क्या हो गए 0 जनरेशन गैप पे। 1 पे हो गए मॉम डैड और उनकी बराबरी के सब लोग, मम्मी पापा, चाचा चाची, बुआ फूफा, मामा मामी, सब एक जनरेशन पे। 2 जनरेशन पे हो गए सिर्फ 4 लोग, दादा दादी और नाना नानी, ठीक है। मैंने अभी बताया कि आजकल परदादा जी, द ग्रेट ग्रैंडफादर वाले क्वेश्चंस एग्जाम्स में देखने नहीं मिलते। तीसरी चीज़ देखिएगा कि जो रिश्तेदारी है वो आपकी पैटर्नल साइड की है, पिताजी की तरफ की है, मैटरनल साइड की है, मम्मी की तरफ की है, या फिर वो हस्बैंड वाइफ यानी कि इन लॉज की साइड की है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं। तो याद रखिएगा, परिवार वृक्ष बनाने के लिए टोटल सिर्फ 3 टाइप्स ऑफ लाइन्स ही यूज़ होती हैं। सो देखिए, जैसा कि मैंने कहा, मैंने लिख दिया कि परिवार वृक्ष बनाने के लिए केवल 3 प्रकार की रेखाओं का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो पहली लाइन है बच्चों वो है ये, ठीक है,
इसे हम कहते हैं वर्टिकल डार्क लाइन। ये होती है इट इज फॉर शोइंग जनरेशन गैप। ये होती है पीढ़ी अंतर दर्शाने के लिए। वन लाइन इज इक्वल टू वन जनरेशन गैप, टू लाइन्स इक्वल टू टू जनरेशन गैप। टू लाइन्स ऐसे करके नहीं, ऐसे करके, ठीक है, एक के ऊपर एक। अब हम फटाफट से इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद सेकंड लाइन पे चलेंगे। देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा a प्लस और b प्लस, तो ये जो a है और b है दोनों मेल्स हैं, मैंने रिप्रेजेंट किया है। उसके बाद देखो ये दोनों भाई नहीं हो सकते क्योंकि एक पीढ़ी का अंतर है। ये दोनों दादा पोते नहीं हो सकते क्योंकि सिर्फ एक पीढ़ी का अंतर है। यहाँ पर ये पापा और पुत्र हो सकते हैं। अभी आपको लगेगा कि सर चाचा और भतीजे भी हो सकते हैं, मामा भांजे भी हो सकते हैं। मैं आऊँगा उस चीज़ पे, फिलहाल जो कह रहा हूँ सिर्फ उतना सुनो कि ये जो लाइन है ना, ये डायरेक्ट रिलेशंस देती हैं। इनडायरेक्ट रिलेशंस को हम इनडायरेक्टली ही रिप्रेजेंट करते हैं। सो आज के बाद बच्चों, जैसे ये जो लाइन है, ध्यान से सुनो, अगर उसके ऊपर कोई मेल है तो ये सिर्फ और सिर्फ पापा है नीचे वाले इंसान का और कुछ नहीं। और अगर नीचे कोई फीमेल है तो वो सिर्फ और सिर्फ डॉटर है ऊपर वाले इंसान की। और अगर कोई मेल है तो वो सिर्फ पुत्र है ऊपर वाले इंसान का। याद रखना, ऊपर अगर मेल या फीमेल तो वो सिर्फ मम्मी पापा, नीचे मेल या फीमेल तो वो सिर्फ बेटा बेटी। अभी मैं बताऊंगा जस्ट अभी 5 मिनट के अंदर कि चाचा कैसे बनाने, चाची कैसे बनाने आएंगे। अगर बच्चों मैंने ऐसे लिखा Q माइनस G प्लस K प्लस, तो आपको पता होना चाहिए कि K के ये सिर्फ पापा हैं और ये पापा जी की मम्मी है। इसका मतलब ये दादी है और ये उनका पोता है। समझ में आ रहा है? एक और देखो, अगर मैंने लिखा G प्लस F माइनस D प्लस, इसका मतलब ये है मम्मी और ये उनका बेटा। ये सिर्फ मम्मी है और ये उनका ये सिर्फ बेटा है। अगर प्लस नहीं लिखूंगा तो यानी डी बेटा भी हो सकती है, बेटी भी हो सकती है, पर ये तो डेफिनेटली मम्मी है और ये मम्मी के पापा हैं नाना जी। तो ये तो पक्का नाना जी है और ये या तो नातिन है या नाती है। आई होप पहली लाइन अच्छे से क्लियर हुई होगी। सेकेंड लाइन पे चलते हैं। सो हमारी सेकेंड लाइन है, इसे हम कहते हैं डॉटेड हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, ये होती है ओनली फॉर ब्रदर एंड सिस्टर्स। ये सिर्फ और सिर्फ भाई बहन दर्शाने के लिए होती है। अगर मैं ऐसे बनाता हूँ, ठीक है, ऐसे a प्लस B माइनस, इसका मतलब A और B सगे भाई बहन हैं। अगर मैं बनाता हूँ ऐसे C प्लस, इसका मतलब A और B सगे भाई बहन हैं और C जो है वो A का बेटा है। तो ये B क्या हो गई? B बुआ हो गई ना C की। ध्यान से देखो, C के पापा जी की बहन बुआ। और अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ ऐसे F माइनस, तो अब आप ध्यान से देखो, F एक लेडी है, फीमेल है, उसके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। और जो A है उसका बेटा है C और जो C है ये पोता है और ये हो गई दादी। देखो यहाँ एक भी वर्ड मैंने नहीं लिखा है, बट एवरीथिंग आपको अच्छे से क्लियर होगी। अगर इसके साथ मैं बना दूँ एक और ऐसे, तो ये हो गए 2 भाई बहन, ये हो गए इनके पापा, B हो गई इन दोनों बच्चों की बुआ, F हो गई इन दोनों बच्चों की दादी। आई होप क्लियर हुआ होगा। थर्ड लाइन देखो, थर्ड लाइन होती है इस टाइप से, ये होती है ओनली फॉर मैरिड कपल। बच्चों पहले तो ना मैरिड कपल लिखने से काम हो जाता था क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट एक मेल तो दूसरी फीमेल, पर आपको पता है आजकल ऐसी धाराएं आ गई हैं कि 2 मेल्स भी अलाउड हैं। तो इसलिए याद रखना बच्चों, ये जो चीज़ें ना आधुनिक दुनिया जो मॉडर्नाइजेशन आ गई है, ये सारी चीज़ें ना सिर्फ रियल वर्ल्ड में है, बट ना पढ़ाई की दुनिया में अभी तक ये एग्जिस्ट नहीं करती। यहाँ पर जब भी मैं मैरिड कपल बोलूँगा तो बाई डिफ़ॉल्ट ये लाइन होगी ऑलवेज फॉर हस्बैंड वाइफ। ठीक है, अगर एक तरफ मेल तो दूसरी तरफ डेफिनेटली फीमेल। अब आप देखो यहाँ पे अगर मैं ऐसे बना दूँ G प्लस, तो आई होप ये छोटी सी फिगर आपको अच्छे ढंग से समझ में आ रही होगी। ये लो,
K माइनस। तो यहाँ पे बन गया ना एक सुखी परिवार बन गया आपके सामने। ये देखो F और G हस्बैंड वाइफ, G हस्बैंड F वाइफ, इनके 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। जो लड़का है उसकी शादी हो गई K के साथ, ये एक मैरिड कपल बन गया। अब ये जो K है ये हो गई डॉटर इन लॉ, पुत्रवधू हो गई इन दोनों की, और ये दोनों हो गए K के सास ससुर। और उसके बाद देखो इस मैरिड कपल के भी 2 बच्चे हुए C और A। मस्त खुशहाल परिवार। यहाँ पर मैंने एक भी वर्ड नहीं लिखा, बट स्टिल सबके मीनिंग क्रिस्टल क्लियर है। यही एडवांटेज है इन 3 लाइंस का। मैं आपको इन्हीं 3 लाइन से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को भी बहुत आसानी से करके दिखाऊंगा, ठीक है। सो देखो अब हम बात कर लेते हैं। सपोज कोई वर्डिंग्स लिखी है, किसी बच्चे के दिमाग में कोई रिश्ता आ रहा है। जब मैं क्लास में टॉपिक पढ़ाता हूँ ना, तो मैं बच्चों को बहुत ओपन ऑफर देता हूँ कि आपकी दुनिया में कोई भी बहुत बहुत दूर दराज का रिश्ता आ रहा हो कि सर मेरे चाचा के मामा की बहन की फूफी की ताई की बहन, ज़रा बना के दिखाओ, तो हर चीज़ बन सकती है, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो। मैं आपको कुछ छोटे एग्जांपल से शुरुआत करता हूँ। सपोज मैंने कहा कि जो नेहा है ये चाची है तनु की, ठीक है। मुझे दर्शाना है बहुत जल्दी से। तो चाची के लिए डायरेक्ट लाइन तो नहीं है, तो आप इनडायरेक्ट लाइन देखो कैसे बनाओगे। ये बनाई तनु। चाची होती है चाचा की पत्नी, चाचा होते हैं पापा के भाई। तो पापा ऊपर बनेंगे या नीचे? आपको जानते हो कि नीचे बनाऊंगा तो उसका बेटा बन जाएगा, ऊपर बनाऊंगा तो ये बन गए पापा, ठीक है। पापा के भाई डॉटेड लाइन, ये बन गए चाचा। चाचा की वाइफ कौन है? वो है नेहा। सो ये बन गए चाचा और ये बन गई उनकी वाइफ चाची, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। सपोज किसी ने कहा कि जो सोनिया है वो अनिल के बुआ की बेटी है। ऐसे कोई लाइन यूज़ हुई है क्वेश्चन में कि जो सोनिया है वो अनिल के बुआ की बेटी है, ठीक है। सो जल्दी से देखो, यहाँ पे मैंने बनाया अनिल की बुआ के लिए बनाए फादर। अब फादर की जो सिस्टर हैं वो हो जाएंगी बुआ की बेटी बनेंगी कुछ इस प्रकार से। उनकी बेटी की बेटी है कौन? सोनिया। आपको मैं बता रहा हूँ, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है ना, तो आपकी आईज क्वेश्चन पढ़ती हैं और आपके हैंड्स ऑटोमेटिकली स्ट्रक्चर बनाते हैं, ब्रेन यूज़ ही नहीं करना पड़ता। आगे देखो, सपोज जल्दी से लिखता हूँ। मैंने कहा जो गौरव है वो कौन है? वो नेहा के दादाजी की जो पुत्री है, ठीक है। दादाजी की जो पुत्री है, उनके पति, दादाजी की पुत्री के पति के भाई का बेटा है, ठीक है। इतनी दूर का रिश्ता है कि निकल भी नहीं पाएगा, एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी, बट हम रिप्रेजेंट तो फिर भी कर ही देंगे। नेहा के दादाजी, ये आई नेहा, दादाजी A+B+ बन गए दादाजी की पुत्री। अब दादाजी के पुत्र बने हुए ना पापा, तो इनकी बहन बन जाएंगी, पुत्री बन गई। दादाजी की पुत्री के पति, इनका पति बना दो, बन गया पति के भाई, इसका भाई बना दो, बन गया भाई। इनका बेटा है, इनका बेटा बना दो गौरव, ठीक है। ये रिश्ता एक्सप्लेन, ये सवाल नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि गौरव का रिश्ता डिफाइन नहीं है किसी भी भाषा में, सिर्फ यहाँ तक डिफाइन है। ये जो पर्सन है ये बुआ के हस्बैंड है, फूफा है, फूफा की बहन के साथ रिश्ता डिफाइन नहीं है। गांव में कुछ कह देते हो जो भी, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ आ नहीं सकता। पर मैंने ये बताया है कि यहाँ पर मैं कितनी भी लंबी लैंग्वेज लिख दूँ, लिटरली बच्चों कितना भी लंबा सवाल लिख दूँ, यहाँ से शुरू करके बिल्कुल बोर्ड के लास्ट तक, उसको भी मैं रिप्रेजेंट तो कर ही दूंगा। फिर पूछने वालों की मर्जी, उनमें से वो कुछ भी पूछें। यहाँ तक क्लियर है? सो बच्चों आज हम इतना ही पढ़ते हैं। आज हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली, बेसिक सारे सीख लिए। हमने सीख लिया कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फैमिली ट्री के लिए। फिर हमने देख लिया कि लैंग्वेज को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है फैमिली ट्री की फॉर्म में। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बहुत अच्छे से डिटेल में सिखाऊंगा कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। एक लंबी सी लैंग्वेज दे दी जाती है और उस लैंग्वेज से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिन्हें हम फैमिली ट्री की हेल्प से ही करते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आज की क्लास का एक शॉर्ट आपको रिविजन करा दूंगा। मैं एक बड़ा परिवार और सुखी परिवार बनाऊंगा
और उस फैमिली स्ट्रक्चर से आज की क्लास का आपको रिवाइज भी हो जाएगा, पुरानी चीज़ें याद भी आ जाएंगी और फिर हम उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। और जैसे ही फैमिली ट्री बेस्ड वाले क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे फिर हम अपने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। सो बच्चों, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्दी। थैंक यू।